अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपने ख़बर सुन ली। दिन भर टेलीविज़न स्क्रीन पे यही ख़बर फ्लैश करती रही। तबसरों का भी मरकज़ है और तवक्को भी यही थी। यानी ऐन तवक्को के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ फ़ैसला हो गया तोशाखाना केस में, और बज़ाहिर वो जब तक उनकी अपील नहीं होती उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। शायद वो इस्लामाबाद उनको लेके आया जाए, और 3 साल की उनकी 5 साल की बल्कि नाअहली होगी 3 साल की सज़ा की सूरत में। अब इससे पहले बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल थी। कल से बड़ा सस्पेंस फैला हुआ था, और उसमें कुछ लोगों को उम्मीद थी कि शायद ये फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा, लेकिन लगता है वो जज साहब बहुत जल्दी में थे, और कुछ वजूहात होंगी जिसकी वजह से उन्होंने आज फ़ैसले का ऐलान किया। तो इस वक्त हमारे साथ उमर बरनी साहब हैं, मकामी सहाफ़ी हैं। और अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। उमर, आप तो अदालत में सुबह से मौजूद थे, तो ये बताइएगा कि आज इस खुसूसी अदालत में, हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में क्या हुआ? मंजरनामा क्या था जब आप वहाँ पहुँचे हैं, जब इस्तिगासा के वकील इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे वो वहाँ पहुँचे? देखिए, आज सुबह जब हम डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पहुँचे, जहाँ पर जज हुमायूं दिलावर की अदालत कायम है, वहाँ पर हमने देखा कि आज मामूल से कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी थी। बहुत हैवी जो डिप्लॉयमेंट थी पुलिस की, वो वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने जज हुमायूं दिलावर की जो अदालत थी, उसको खारदार तारे लगाकर उसको कॉर्डन ऑफ भी कर रखा था, और किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। आज सुबह 8:30 बजे जब समाअत का आगाज़ हुआ, तो उस दौरान होना तो ये था कि चेयरमैन पीटीआई के जो वकील हैं, ख्वाजा हारिस, जो कि इस केस में मेन वकील हैं, उन्होंने आज अदालत में पेश होना था, और उन्होंने जो केस की मेंटेनेबिलिटी है, काबिल समाअत होने पर दलाइल देने थे। लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए। ताहम जो इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम है, अमजद परवेज़ हैं, साद हसन हैं, वो अदालत में पेश हुए। अदालत की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के वकला को तलब करते हुए समाअत में थोड़ा वक़्फ़ा कर दिया। उसके बाद जब समाअत दोबारा शुरू हुई, तो दोबारा अदालत की जानिब से ऑब्ज़र्व किया गया कि चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक दफ़ा फिर अदालत ने जो है थोड़ी-सी बातचीत की वकला से, और उसके बाद कहा कि ठीक है, हम फिर वक़्फ़ा कर देते हैं, एक और चांस उनको दे देते हैं, शायद वो पेश हो जाएँ। 10 बजे, साढ़े 10 बजे के करीब दोबारा समाअत का आगाज़ हुआ, तो उसके बाद एक मावून वकील जो थे, बैरिस्टर गोहर, जो कि चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं, उनके मावून वकील थे, वो अदालत में पेश हुए, और उन्होंने अदालत को आगाह किया कि जो ख्वाजा हारिस हैं, वो इस वक़्त एहतसाब अदालत में मौजूद हैं, और चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की जो ज़मानत की दरख्वास्तें दायर की गई थी, उन पर दलाइल दे रहे हैं। जिस पर जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, अमजद परवेज़, उन्होंने एतराज़ करते हुए कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे मुताबिक जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं, वो 2:30 बजे समाअत के लिए मुकर्रर हैं, तो अभी तो 10:30 बजे का वक़्त हो रहा है, और इस वक़्त ख्वाजा हारिस जो है वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं? ताहम अदालत ने कहा कि ठीक है, हम फिर ऑर्डर कर देते हैं कि 12 बजे तक ख्वाजा हारिस अदालत में पेश हों, और अगर वो 12 बजे तक पेश नहीं होते, तो जजमेंट रिज़र्व कर ली जाएगी। उसके बाद 12 बजे एक बार फिर समाअत का आगाज़ हुआ, और ख्वाजा हारिस जो थे, वो एक बार फिर वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो अदालत ने फिर जो है वो जजमेंट रिज़र्व कर ली, और जज हुमायूं दिलावर ने जो बताया, वो ये नहीं बताया कि पूरे केस की जजमेंट रिज़र्व की गई है, या सिर्फ़ जो मेंटेनेबिलिटी का जो इश्यू है, उस पर जजमेंट रिज़र्व की गई है। लेकिन हमें यही समझ आई, क्योंकि पहले केस से पहले जो है मेंटेनेबिलिटी का इशू सेटल डाउन करना था, तो हमें यही समझ आई कि मेंटेनेबिलिटी पे ही फैसला जो है वो रिज़र्व किया होगा। जब 12 बजे उन्होंने जजमेंट रिज़र्व की, तो उसके कुछ ही देर बाद, सवा 12 के करीब जो है, ख्वाजा हारिस हमें भागते हुए डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में आते हुए दिखाई दिए। वो अदालत में पेश हुए, और चेयरमैन पीटीआई की एक हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी एक मावून वकील लेकर आया, लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। जज हुमायूं दिलावर ने 12:30 बजे का वक़्त दिया था कि 12:30 बजे फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन जब ख्वाजा हारिस पेश हुए, तो जब जज हुमायूं दिलावर अपनी अदालत में आकर बैठे, तो ख्वाजा हारिस ने कुछ कहना चाहा, जिस पर जज हुमायूं दिलावर ने उन्हें रोक दिया, और उन्होंने फिर
जजमेंट जो है वो सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं और 3 साल की सज़ा उनको सुनाई जाती है इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 174 के तहत और 1 लाख रुपया जुर्माना भी उन पर आयद किया जाता है। जिसके बाद जब ये जजमेंट सुना दी गई थी तो ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया कि हम इसको चैलेंज करेंगे, जिस पर जज हुमायूं दिलावर ने कुछ नहीं कहा, वो उठकर अपने चैम्बर में चले गए और चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम भी जो थी वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से रवाना हो गई। अच्छा, उसमें जो ख्वाजा हारिस और उनके जो दूसरे मुआविन वकील थे, ऐसे लग रहा था कि वो टाइम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका बुनियादी जो जोर था, एम्फेसिस था, वो इस बात पे था कि आप तो बुनियादी तौर पे ये तासुर देना चाह रहे थे कि हमने तो आप पे एतराज़ कर रखा है, हम तो इस दरख्वास्त ही के आपके रूबरू पेश होने के या इस केस के आपके रूबरू समाअत करने पे मोतरज़ हैं, तो लिहाजा आप अभी ये फैसला ना करें। ये ऐसे ही था कुछ? बिल्कुल ये एतराज़ जो था वो चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम की जानिब से ट्रायल के दौरान बार-बार किया जाता रहा और फेसबुक पोस्ट जो थी वो कुछ सामने लेकर आई लीगल टीम और उन्होंने खुली अदालत में जो थी वो फेसबुक पोस्ट लहराई, जिस पर जज की जानिब से भी काफ़ी नागवारी का इज़हार किया गया था और कहा गया था कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। आप चाहते तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जा सकते थे। आप जुडिशियल कमीशन में मेरी शिकायत कर सकते थे, इसका फॉरेंसिक कराना चाहिए था आपको, लेकिन आपने नहीं कराया और आपने सबके सामने एक पोस्ट लहरा दी, जिस पर जज की जानिब से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी तहरीरी तौर पर आगाह किया गया था कि वकला ने मेरे साथ ये किया है और उन्होंने एफआईए को भी लिख दिया था कि इसकी फॉरेंसिक कराई जाए। लेकिन कल का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आप उसको पढ़ें तो उसमें जो एफआईए ने रिपोर्ट सबमिट की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें भी वाज़ेह तौर पर एफआईए ने कहा है कि जो पोस्ट्स हमें दी गई हैं, इसका कोई यूआरएल जो है वो फराहम नहीं किया गया, तो हम इसकी तस्दीक नहीं कर सकते। ताहम उन्होंने जज हुमायूं दिलावर का जो फ़ेसबुक अकाउंट है, उसकी मुकम्मल तौर पर एक छानबीन की है, उसको एक तरह से देखा है। उस अकाउंट पर उनको ये पोस्ट जो है वो नहीं मिल सकी। लेकिन अगर उन पोस्ट का जो यूआरएल कोड होता है, जो कि हर वेबसाइट जो है जारी करती है, वो अगर मिल जाता तो फिर हमें ये भी पता चल सकता था कि माज़ी में कभी ये पोस्ट की गई हैं या नहीं की गई। लेकिन वो यूआरएल जो था वो उसमें शामिल नहीं था, जिसकी वजह से वो ऐसा करने से कासिर थे। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो एफआईए को अहकामात जारी किए हैं, वो ये अहकामात जारी किए हैं कि एफआईए जो है अब इसकी एक बाकायदा इंक्वायरी करे, तहकीकात करे और जो भी लोग इन पोस्ट को, इन फेक पोस्ट को जो है वो डिसेमिनेट करने में शामिल हैं या जो जिन्होंने ये पोस्ट बनाई हैं, उनको जो है वो इन्वॉल्व करे और उनके खिलाफ भी एक तहकीकात इनिशिएट की जाए। अच्छा, ये तो एक बड़ा फरूई सा मामला हो गया आजकल। इसके फोरेंसिक करने की भी ना कोई इतनी शायद ज़रूरत थी, ना ही इसमें इतना तवील अरसा लगता है, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि बहरहाल तमाम तर जज का जो तासुब है या इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर उनके जज्बात, ऐसे लग रहा है कि जो फैसला आया है, जिस नौयत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं आज के इस फैसले में, तो आप समझते हैं कि उससे भी जज का अपना एक ज़ाती गुस्सा है, उसके ज़ाती जज्बात हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, वो उभर के सामने आए हैं? देखिए, जो फ़ैसला सामने आया है वो उसमें जो वर्डिंग्स जो इस्तेमाल की गई है वो तो एक तरह से इसको कानूनी वर्डिंग ही कहेंगे, क्योंकि जो दफ़ा 174 है जिसके तहत ये सज़ा दी गई है, उसमें भी इसी किस्म की वर्डिंग जो है वो शामिल की गई है। ये तो इलेक्शन कमीशन ने जब शिकायत दायर की थी, तो उस शिकायत में जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उसकी जो सज़ा थी वो इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 174 के तहत ही बनती थी। तो जो वर्डिंग इस्तेमाल की गई है वो जज की अपनी तरफ से तो नहीं है, वो तो एक कानूनी वर्डिंग है और जिस तरह उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस के अल्फाज इस्तेमाल किए और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए तो वो तो कानून में शामिल हैं। बाकी तासुब की जो बात रही वो इस तरह जो है मानी नहीं जा सकती, क्योंकि जो ट्रायल चला उससे पहले अगर आप देखें तो ये इस ट्रायल को जज हुमायूं दिलावर जज जफर इकबाल, एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल जो थे वो चला रहे थे, तो उनके दौर में प्रोसीडिंग्स काफी सुस्त रवि से जारी थी।
ان کے دور میں چیئرمین پی ٹی آئی کو بارہا بلایا گیا لیکن وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے تھے، ان کے صرف وکیل آ جاتے تھے، اور پھر آخرکار جج ظفر اقبال کی طرف سے ہی ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے، اور پھر جو میلہ لگا زمان پارک میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس میں جو ذل شاہ کا جو قتل ہے وہ بھی اسی سے جوڑا جاتا ہے، وہ ہوا سب کچھ، اور پھر لیکن یہ جب بتائیں کہ ہمایوں دلاور صاحب تو یہ لگ رہا تھا کہ بہت کوئی غیر معمولی جلدی میں تھے، اور یہ اس نوعیت کا شاید ہماری کم از کم عدالتی تاریخ میں یہ واحد فیصلہ ہوگا کہ جہاں پہ جج پہ اعتراض ہو گیا ہو، اور اعتراض کے لیے اعلیٰ عدالت سے بھی رابطہ کیا گیا، لیکن اس اعلیٰ عدالت نے بھی کیس واپس اسی عدالت میں بھیج دیا، یہ کہنے کی بجائے کہ جج یہ کیس جو ہے کسی دوسرے جج کو منتقل کر دیا جائے۔ دیکھیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز کے آرڈر میں جو وجوہات دی ہیں کسی دوسری عدالت کو کیس منتقل نہ کرنے سے متعلق، وہ اگر پڑھی جائیں تو وہ بالکل واضح ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا موقف ہے کہ اگر تو جو الزامات چیئرمین پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جج ہمایوں دلاور جو کہ ایک سینئر جوڈیشل آفیسر ہیں ان پر لگا رہی ہے، تو اگر تو ان کو کیس کو شفٹ کر دیا جاتا ہے تو عمومی تاثر یہ جائے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو جج پر الزامات لگائے تھے اس کو سچ سمجھ لیا ہے، اور وہ الزامات سچ ہیں، جس سے جو عوام کا جو بلیف ہے جسٹس سسٹم پر، ہماری عدالتوں پر، وہ بھی اس کی ساکھ بھی متاثر ہوگی، جج کی اپنی ساکھ بھی متاثر ہوگی، اور یہ بھی اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جو فریقین ہوتے ہیں دونوں طرف کے، چاہے استغاثہ ہو چاہے دفاع ہو، ان کو اپنی مرضی کا جج چوز کرنے کی لبرٹی قانون فراہم نہیں کرتا۔ تو یہ بھی ایک پراپر ریزننگ جسٹس عامر فاروق کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا اس میں شامل کی گئی ہے، اور وہ اگر آپ پڑھیں تو وہ بھی بجا ہے، جو قانونی باتیں جو قانونی تقاضے وہ لکھتے ہیں اور جس طرح سے وہ پرانے فیصلوں کا جو حوالہ دیتے ہیں وہ بھی اگر آپ پڑھیں تو اس سے بھی بات یہ واقعی سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں کسی دوسری عدالت کو کسی ایک کی منشا پر یہ کیس جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ چلیں، بہت بہت شکریہ، لیکن اس میں ایک بات تو ضرور ہے کہ دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے جب کسی ایک جج پہ اگر اعتراض ہو جاتا ہے اور پارٹی اس پہ اعتماد نہیں کرتی ہے تو عام طور پہ وہ جج خود ہی وہاں سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اس کیس میں جج صاحب چونکہ کوئی غیر معمولی جلدی میں تھے، اور پھر وہی کچھ ہو گیا جو پاکستان میں ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ کسی سویلین یعنی کسی وزیر اعظم کو ایک کرپٹ پریکٹسز کے الزام میں ہٹایا گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو 4 4 5 5 مرتبہ حکومتیں بھی کرپٹ پریکٹسز یا کرپشن کے الزامات میں فارغ کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے حسین شہید وردی صاحب، اور ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، یوسف رضا گیلانی صاحب، نواز شریف صاحب، اور اب عمران خان، یعنی 6 وزراء اعظم جو ہیں وہ کرپٹ پریکٹسز کے الزام میں نااہل ہوئے ہیں یا ان کو سزا کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ابھی تو خیر یہ پہلا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کرنی ہوگی میرا خیال ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نوعیت کے فیصلے کیا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی اسکروٹنی کو برداشت کر پاتے ہیں، کیا اس نوعیت کا فیصلہ ہے کہ واقعتاً اعلیٰ عدالتیں بھی اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہ بھی کیا تو کیا سپریم کورٹ اس کو برداشت کر پائے گی، کیونکہ بہرحال اس کا بنیادی طور پہ تعلق پاکستان میں رول آف لا سے متعلق ہے، پاکستان میں انصاف سے متعلق ہے، اور کیا وہ عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ جو کہ دنیا میں 139 میں سے 130ویں نمبر پہ ہے، وہ بھی اس نوعیت کے کیس کو بھی برداشت کر پائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ عمر۔